हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड यूनिट यानी कि मनी एंड बैंकिंग। अभी तक हमने नेशनल इनकम का यूनिट कंप्लीट करा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है आप जाकर के देख सकते हो। नेशनल इनकम को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नेम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में दो चैप्टर हमारे पास यहाँ पर है। पहला चैप्टर मनी है, दूसरा चैप्टर बैंकिंग है। तो आज की वीडियो में हम मनी रखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग को करेंगे और दोनों को जोड़ देते तो यूनिट बन जाता है मनी एंड बैंकिंग। पहला चैप्टर मनी है, दूसरा चैप्टर बैंकिंग है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा मनी एंड बैंकिंग। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? आगे चलें, स्टार्ट करेंगे मनी को। देखो, मनी को समझने से पहले, मनी का मतलब समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मनी का इवोल्यूशन, मनी आई कैसे। देखो, मनी से पहले यानी कि पैसे से पहले क्या चलता था? पैसे से पहले चलता था बेटा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बार्टर इकोनॉमी के अंदर होता है। मतलब उसके अंदर हमारे पास एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किस चीज का होता है कि हमारे पास गुड्स के बदले गुड्स जाते हैं। लेट सपोज मैं एक फार्मर हूं, मैंने वीट का प्रोडक्शन करा और मुझे बदले में कपड़े चाहिए, क्लोथ चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सामने वाले किसी इंसान से पूछना पड़ेगा जो कि क्लोथ बेच रहा होगा और उसे कहीं ना कहीं वीट की भी जरूरत होगी। तो ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो पहले ऐसा सिस्टम चलता था कि सामान के बदले सामान। दूसरी चीज एक तो ये कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि इस सिस्टम के अंदर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना बहुत ज्यादा मतलब रेयर चांस होता था, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू के अंदाजा लगाना कि अगर मुझे दो शर्ट लेनी है, दो यहाँ पर बेसिकली दो जोड़ी कपड़े लेने हैं, तो उसके बदले में कितना गेहूं देना पड़ेगा, ये हमारे पास दिक्कत। तीसरी दिक्कत स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि मेड इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में करनी है, उसमें यहाँ पर दिक्कत कि कैसे हम फ्यूचर में करेंगे। लास्ट यहाँ पर एक और होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब जो भी हमारी चीज है उसकी परचेजिंग पावर हम प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये मनी से पहले सिस्टम चलता था। मैंने सिस्टम भी बता दिया, सिस्टम की लिमिटेशंस भी बता दी। तो इन लिमिटेशंस को देखते हुए इवोल्यूशन ऑफ मनी हमारे पास आया। यानी कि मनी का हमारे पास यहाँ पर मनी सामने आया, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हमारे पास कॉइन्स आ जाते हैं, करेंसी आ जाती है, चेक्स आ जाते हैं, ये सब है। और इससे आप बेसिकली मनी का मतलब ही क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर कर सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये सारे जितने भी सारे इसके लिमिटेशंस बताए वो सब उसकी डेफिनेशन बन जाती है। देखो अभी ध्यान से समझो कि बार्टर एक्सचेंज क्या है। बार्टर एक्सचेंज का मतलब है कि एक्सचेंज में गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना है। एक ऐसी इकॉनमी जिसके अंदर ऐसा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बार्टर इकॉनमी, यानी कि सी इकॉनमी भी बोलते हैं। सी का मतलब क्या है? कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी जा रही है। एग्जाम्पल वही बताया मैंने, फार्मर वाला वो लिखा है। अब इसकी चार लिमिटेशन थी। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब ये ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जिसे गेहूं चाहिए उसे कपड़े भी चाहिए, जिसके पास गेहूं है उसे कपड़े चाहिए, जिसके पास क्लोथ है उसे गेहूं चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बहुत दिक्कत आती थी कि कितने जोड़ी कपड़े के बदले कितने गेहूं दे, या कुछ और सामान लेना है तो उसके बदले कितना सामान एक्सचेंज करें, ये दिक्कत थी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब मेड इन फ्यूचर, कैसे फ्यूचर में करें। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है परचेजिंग पावर को कैसे ट्रांसफर करें प्रेजेंट से फ्यूचर जनरेशन में। तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। इन्हीं को देखते हुए हमारे पास फाइनली मनी का इवोल्यूशन हुआ। तो जो उसकी लिमिटेशन थी, चार चीजें थी, वो इसकी डेफिनेशन बन जाती है। सबसे पहले चीज मेरे साथ याद करो, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ। यहां से देखो, यहां तक समझो, मनी इज एनीथिंग, मनी वो चीज है जिसको हम जनरली एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें चार चीज आती है। सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो मनी से? बिल्कुल। आपको कोई भी सामान लेना है, सामान लो, पैसा दो, बिल्कुल। कोई भी आपको अब सामान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार्टर तो नहीं है ना, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजीली हो जाता है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। हर एक चीज की कुछ ना कुछ आप मेजर करके लेते हो वैल्यू। लेट सपोज आपको दो चेयर लेनी है, तो पता है कितने की है, दो। आपको यहाँ पर कुछ और सामान लेना है, बाइक लेनी है, कुछ और भी लेना है, तो वो सब मेजर आप कर सकते हो ना मनी के टर्म्स में। तो ये हमारे पास इसका एक डेफिनेशन बन जाता है कि सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या आप परचेजिंग पावर को भी ट्रांसफर कर सकते हो मनी के अकॉर्डिंग? मनी में क्या हम परचेजिंग पावर जो हम आज खरीद सकते हैं वो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी खरीद सकती है उसी पैसे की मदद से? तो बिल्कुल हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, मतलब हम फ्यूचर में भी उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ये इसका बन जाता है चौथा। तो इन सबको जोड़ दोगे तो मनी की डेफिनेशन है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। चार चीज आ जाती है। अब उसके बाद है कि मनी में आता क्या क्या है। देखो पता ही है, पहले
मनी में आते हैं कॉइन्स, फिर है हमारे पास करेंसी नोट्स, पहले सिक्के हैं, फिर नोट्स है, फिर चेक्स। चेक्स भी बेटा हमारे पास इसी का पार्ट बन जाते हैं, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को या फिर हमारे पास कोई भी क्लेम वगैरह है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है फंक्शंस। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। देखो जो अभी के लिए है यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, वो हमारे पास प्राइमरी में आ रहे हैं। जो बाद के लिए यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, उसमें भी फ्यूचर की बात हो रही है, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पर हम परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों फ्यूचर के लिए तो ये बन जाता है बाद का यानी कि सेकेंडरी। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो सबसे पहले दो तरीके के फंक्शन है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी में लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब बताया कि आपको इसके अंदर आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, सारी ट्रांजेक्शन के गुड्स और सर्विसेज की आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मनी कॉमन डिनोमिनेशन की तरह काम करती है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज की आप एक्सप्रेस कर सकते हो, मनी के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट का मतलब ये लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट का मतलब क्या है कि मेड इन फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर में कर सकते हो। और स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मनी को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि जो आज परचेजिंग पावर है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं प्रेजेंट से फ्यूचर में, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर है बेटा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या हो गया? मनी सप्लाई का मतलब ये हो गया, मनी सप्लाई का मतलब है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी, कि जितना हमारा वॉल्यूम ऑफ मनी है हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक ने जितना भी हेल्ड कर रखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मतलब एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी हमारे पास जो मनी है वो हेल्ड करा हुआ है पब्लिक के द्वारा, वो हमारे पास यहां पर मनी सप्लाई कहलाता है। अब इसमें एक चीज ये है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, एक होता था फ्लो, एक होता था स्टॉक। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक है जो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करे, फ्लो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो ये बन जाता है हमारे पास स्टॉक। ये इसके बारे में दूसरी चीज है। तीसरी चीज इसके बारे में ये खास बात है कि इसके अंदर जो हमने पब्लिक की बात करी, पब्लिक में बेटा हमारे पास यहां पर मनी को क्रिएट करने वाले सेक्टर नहीं आएंगे। ठीक है, मनी को क्रिएट करने वाले सेक्टर नहीं आएंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे? यहां पर यूज करने वाले सेक्टर आएंगे। क्रिएट करने वाले सेक्टर कौन से होंगे? जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, जैसे कि हमारे पास बैंकिंग सिस्टम हो गया, बैंकिंग सारे जितना भी है ये इस पैसे को जनरेट कर रहे हैं, पैसे को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनके पास जो मनी है वो सर्कुलेशन में नहीं है, तो वो इसका पार्ट नहीं बनता, मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। सर्कुलेशन में किसका पैसा चल रहा है? जो कि बिजनेसमैन है, यानी कि मनी को यूज करने वाले सेक्टर, जितने बिजनेसमैन, जितने भी इंडिविजुअल्स, वो इसके अंदर है। देखो पढ़ते हैं सबसे पहले तो मनी सप्लाई के डेफिनेशन के टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो कि पब्लिक ने हेल्ड कर रखा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। अब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है तो स्टॉक बन जाता है। यहां पर लिखा है कि इसमें जो मनी हेल्ड पब्लिक ने करी है ना, उसमें पब्लिक का मतलब है कि मनी को यूज करने वाले सेक्टर, जैसे कि इंडिविजुअल, जैसे कि बिजनेस फर्म्स, ना कि मनी को क्रिएट करने वाले सेक्टर। मनी को क्रिएट करने वाले सेक्टर कौन से हैं? गवर्नमेंट हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, वो इसका पार्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पैसा है वो सर्कुलेशन में नहीं है। उसके बाद स्टॉक है क्योंकि ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर है बेटा मीजर्स। मीजर्स हमारे पास देखो वैसे तो 4 मीजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। अगर मैं मनी सप्लाई के मीजर्स की बात करूं तो 4 मीजर्स होते हैं। एक होता है M1, एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4। हमारे पास जो सिलेबस में है वो यही है, डिटेल में मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इन तीनों का भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं M1 की। देखो जी, M1 में सबसे पहले आप समझो क्या क्या आता है। सबसे पहले आएगा करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। जितना भी पब्लिक है, पब्लिक के पास जितना भी करेंसी, जितना भी कॉइन्स है, वो हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। फिर है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक के। कमर्शियल बैंक के अंदर जितने भी हमने डिमांड डिपॉजिट्स कर रखे हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में आ जाता है सेविंग डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है ना, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट, मतलब वो डिपॉजिट जो कि हम इजीली अपना डिमांड करके वापस निकाल सकते हैं, वो हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। और कुछ डिपॉजिट्स आरबीआई के पास। ये इसके अंदर 3 चीज आती है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तीन चीजें आ गई। अब उसके बाद सबसे पहली चीज M1 है। 4 मैंने बताए थे, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। सबसे पहली बात देखो क्या लिखी है, M1 सबसे पहला और सबसे बेसिक मेजर है। ये तो कोई बात ही नहीं थी कहने वाली, लेकिन फिर भी इसमें लिखोगे तो नंबर मिलेंगे क्योंकि ये लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या है कि इसको हम ट्रांजेक्शन मनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांजेक्शन मनी, क्योंकि आप इजीली यहां पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बताओ, इसमें करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक आ रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक आ रहा है, तो ये तो ट्रांजेक्शन मनी कहलाएगा क्योंकि सबसे पहले तो हम इसी से ट्रांजेक्शन करेंगे। और ये सबसे ज्यादा लिक्विड भी है। लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब होता है कि जिसको हम जब से ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास लिक्विड मेजर कहलाता है मनी सप्लाई का। ठीक है,
यूजली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमारे पास M1 के बारे में था। अब ये जो तीन मैंने बताया, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद RBI, इनको हम एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। अब इसके अंदर क्या है, इसमें आ जाते हैं जितने भी सारे पेपर नोट्स, जितने भी सारे कॉइन्स, जितने भी सारी ये सब चीजें हेल्ड करी गई है पब्लिक के द्वारा। देखो लिखा है पेपर नोट्स और कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है कोई भी करेंसी अगर गवर्नमेंट के पास, बैंक्स के पास है, वो हमारे पास यहां पर इंक्लूड नहीं होती है। और करेंसी मनी को हम क्या बोलते हैं, फिएट मनी भी बोलते हैं। फिएट का मतलब हो गया एक तरीके से ऑर्डर से। फिएट का मतलब देखो, फिएट का मतलब हो गया ऑर्डर से, कि कई बार सरकार भी जो है ऑर्डर देती है कि हम इसको भी जो है पैसा मान रहे हैं, यानी कि हम इसको मनी की तरह एक्ट कर सकते हैं और ये हमारी जितने भी सारे डेट्स हैं उनको चुकाने में मदद करेगी। उसी तरीके से लीगल टेंडर मनी भी होता है। लीगल टेंडर मनी को हम इसको कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि लीगल टेंडर मिला हुआ है पेमेंट करने के लिए जितने भी सारे डेट्स या फिर ऑब्लिगेशंस हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा डिमांड डिपॉजिट्स। देखो डिमांड डिपॉजिट्स में हमारे पास दो चीज आती हैं, एक तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और एक करंट अकाउंट डिपॉजिट। सबसे पहली चीज तो ये पता हो कि इसके अंदर आता क्या है। दूसरी चीज, डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स है जिनको आप इन कैश करा सकते हो, चेक इशू करके, आपका मतलब अगर आप एक अकाउंट होल्डर हो तो। और जो डिमांड डिपॉजिट है उसे हम इक्वली मानते हैं करेंसी हेल्ड एज इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, कि हम उसको पेमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये बेटा इसके अंदर लिखा हुआ था और तो कुछ खास है नहीं। बाकी है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आता है, देखो इसके अंदर आ जाता है इट इंक्लूड्स डिपॉजिट जो कि RBI ने हेल्ड करे हैं, किसके बिहाफ पे, कुछ चीजों के बिहाफ पे, जैसे कि फॉरेन बैंक हो गया, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इसके अंदर क्या क्या नहीं आता, जो भी डिपॉजिट करा है इंडियन गवर्नमेंट ने और जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स ने है, RBI इसके अंदर है, वो हमारे पास यहाँ पर नहीं आता है। क्या क्या आएगा इसके अंदर, आएगा अगर RBI में कर रखा है कुछ भी हमारे पास, किसके बिहाफ पे, फॉरेन बैंक के, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, पब्लिक हमारे पास यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर सरकार। क्या नहीं आता, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डिपॉजिट करा हुआ है या फिर कमर्शियल बैंक ने करा हुआ है RBI के अंदर, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और इसका बहुत कम हिस्सा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया M1 में बहुत कम हिस्सा होता है। M1 में तीन चीज आती है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक और ये अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये हमारे पास है, जिसमें ये वाला है इसका बहुत ही ज्यादा कम हिस्सा है, इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है। अब मैंने बताया था M1 हो गया, M2 M3 M4 का भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। देखो M2 में क्या आता है, जितना भी M1 है, M1 में तीन चीजें हैं बताइए आपको, उसमें और क्या जोड़ना पड़ेगा, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 में क्या जोड़ना पड़ेगा, M1 के साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। M4 में क्या जोड़ना पड़ेगा, M3 में, यानी कि ये भी है, ये भी है, इसमें टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जिसमें से NSC हमारे पास एक्सक्लूड होगा। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीज है, एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन M1 तक जरूर आएगा, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो बेटा यहीं पे हमारे पास इस तरीके से M1 M2 M3 M4 हो जाता है। इसके बारे में कुछ खास बात जान लो, कई बार MCQ आ जाता है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, M4 सबसे कम लिक्विड है, मतलब लिक्विड का मतलब जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद M3 सबसे वाइडली यूज करा जाता है और जो उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ M1 M2 है वो जनरली नैरो मनी सप्लाई बोले जाते हैं और M3 M4 हमारे पास ब्रॉड मनी सप्लाई बोले जाते हैं। ये इसके बारे में कुछ खास बात है, ये आप समझ लो। और इसी के साथ साथ हमारे पास मनी कंप्लीट हो जाता है बेटा यहीं पर। इसके बाद हम बैंकिंग को स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है, क्योंकि बैंकिंग में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गारंटीड आपके पेपर में मिलेंगे इकोनॉमिक्स के। चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन थैंक यू।